सो वी आर एंटरिंग द बैंकिंग का सेकेंड लेक्चर। मैंने बोला था मनी क्रिएशन को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ बैंकिंग। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि अपना बैंकिंग के अंदर 4 टॉपिक्स है। कितना टॉपिक्स है? 4। पहला टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ये अपन संडे को करेंगे प्रॉपर्ली वापस से, ठीक है। सेकेंड टॉपिक का नाम है सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन। ये आप लोगों को मैंने करवा दिया था। चलिए एक बार अगर बोल सकोगे तो बहुत ही बढ़िया। सेंट्रल बैंक इज व्हाट बैंक? जो 4 चीजें थे इसके अंदर, कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट। कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, 2 चीजों को। बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। फिर भूल गया? अरे अभी मंडे पढ़ाया था यार। सेंट्रल बैंक इज इन व्हाट बैंक? दैट कंट्रोल्स, operates, regulates and directs the banking and the monetary structure of our country. तो अपना कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, which was set up on 1st April 1935 under the RBI Act 1934. नहीं समझा तो वापस 100% ध्यान देना है हमें। तो मैंने एक चीज और बोला था कि जो रिलेशनशिप पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ है, वो ही सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है। इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स फिर पब्लिक डिपॉजिट करता है। कितना रुपया डिपॉजिट किया था? फिर आंसर नहीं आया। अब कमर्शियल बैंक को पता है कि ये सारा लोग एक बार में विड्रॉ करने के लिए, आरबीआई ने एक परसेंटेज बोला कि आप इसका मिनिमम ये परसेंटेज अलग रख दीजिए एज व्हाट? LRR। और आप बाकी और फ्री टू गिव आउट व्हाट? तो मैंने कितना LRR अलग रख दिया? 200, 800 का लोन दे दिया। अब ये जो LRR मैंने अलग रखा है, इसका एक पोर्शन मैं अपने पास रखूंगा SLR, और एक पोर्शन में किसके पास रखूंगा? आरबीआई के पास। उसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दैट इज कॉल्ड एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप लोग को याद है डेफिनेशन या याद नहीं है? सेंट्रल बैंक इज व्हाट बैंक? आंसर 4 चीजें थी इसके अंदर, अगर आप आंसर कर सकते। अभी तो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, फिर कल याद रहेगा नहीं नेक्स्ट क्लास। सेंट्रल बैंक इज एन व्हाट बैंक? 4 वर्ड्स था इसके अंदर, कंट्रोल, ऑपरेट, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट। 2 चीजों को बोला गया है यहाँ पे। बैंकिंग स्ट्रक्चर, central bank is an apex bank that control, operate, regulate and direct the banking structure and the monetary structure of our country. Is this clear? अब अपना कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? सुनाई नहीं दिया है? ये आरबीआई कब सेटअप हुआ था? 1st April 1930 अंडर द आरबीआई एक्ट 1930। हटा रहा है इतना, वापस बोलिए और ये खत्म कीजिए प्लीज। बोलिए। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। अब अपना सेंट्रल बैंक है आरबीआई, which was set up on 1st April 1935 under the RBI Act 1934। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब इसका फंक्शंस है। किसका फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसका जो पहला फंक्शन का नाम है
करेंसी अथॉरिटी, करेंसी और बैंक ऑफ इशू, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। सेकेंड फंक्शन का नाम है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी मैंने, इसके अंदर 3 है, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर और एक बैंकर। ये तीसरा वाला मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने जो पॉइंट समझाया आपको कि हम लोग जनरल पब्लिक का बैंक कौन होता है, क्या बोला समझा? आप आरबीआई के पास नहीं जाते, आप किसके पास जाते हैं? और कमर्शियल बैंक किसको जानते हैं? क्या यहाँ तक क्लियर है? मतलब आपका जो रिलेशनशिप किसके साथ है, वो सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का, क्या ये क्लियर हो गया? इसे ही हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। इसके अंदर 3 पॉइंट है, कस्टोडियन ऑफ, लेंडर ऑफ, एंड क्लियरिंग हाउस। एंड क्या बोला मैंने? लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड, इसके अंदर है रेपो रेट, बैंक रेट, CRR एंड SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट, OMO, मॉरल सुएशन। ये सारा हम लोगों का फंक्शंस दिया हुआ है किसका? सेंट्रल बैंक, विच इज द RBI। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट पे हूं, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब है जो रिलेशनशिप पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ है, वो सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का RBI के साथ है, इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। क्या बोलते हैं इसे? मैंने अभी कॉपी में नहीं लिखवाया, जब लिखवाऊंगा तो वापस लर्न करवाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो एज अ पब्लिक आप किसके पास जाते हो? तो आप अपना पैसा क्या करने जाते हो? तो कितना रुपया डिपॉजिट? ये 1000 रुपया आपने किसके पास डिपॉजिट किया? एनर्जी नहीं है गाइस, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब कमर्शियल बैंक को पता है कि पब्लिक एक बार में तो सारा का सारा पब्लिक रुपया विड्रॉ करने नहीं आएगा, फिर बोला नहीं आप लोग, तो ये क्या करेगा, इस डिपॉजिट का मिनिमम फ्रैक्शन क्या रख देगा? रिजर्व्स। और ये मिनिमम फ्रैक्शन रखना लीगली कंपलसरी है, ठीक है? ये आरबीआई बोलता है। आरबीआई बोलता है हमें भी पता चले सब विड्रॉ करने नहीं आएगा, पर कुछ सेफ्टी तो रखिए। दिस इज हाउ बैंक, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, दे आर कंट्रोलिंग इट ना गाइस, क्लियर है? तो रिजर्व्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एट द रेट। तो 1000 में से 200 अलग, 800 आप लोन दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये 1000 में से जो 200 अलग है ना LRR, इसका एक पोर्शन आप अपने पास रख लीजिए, क्लियर है? और एक पोर्शन आपको किसके पास रखना पड़ेगा? विच इज कॉल्ड एज, तो मेरे पास 1000 रुपया आया, 1000 में से मैंने 200 अलग किया, इसको मैंने 2 अलग अलग बक्सा में डाला है। एक बक्सा का नाम है CRR, एक बक्सा का नाम है SLR। SLR वाला बक्सा मैंने किसके पास रखा है? अपने पास। CRR वाला बक्सा मैंने दे दिया RBI। सो RBI बेसिकली एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने अभी तक जितना पढ़ा है आप पहले हमको बोलेगा शुरू से इस चैप्टर का। सेंट्रल बैंक इज एन, 4 चीजें हैं, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट।
बैंकिंग स्ट्रक्चर, मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। कौन इंडिया का सेंट्रल बैंक सेटअप हुआ? फर्स्ट अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। लुक्स गुड, सॉलिड। मैं आगे बढ़ सकता हूं? अभी सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, मैं जो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ फंक्शन का नाम बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो इसको ऐसे बोलना है, जो रिलेशनशिप बैंक का पब्लिक के साथ है वो इस रिलेशनशिप आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है। तो आप लोग का बैंक कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। सो इट इज बैंकर्स बैंक। अब पब्लिक किसका रुपया डिपॉजिट करने जाएगा? कितना रुपया? 1000 में से कुछ रुपया मिनिमम अलग रखेगा और बाकी वो लोन दे देगा कि उसको पता सब लोग एक दिन में विड्रॉ करने के लिए तो रुपया वो अलग रखेगा। उसे क्या बोलेगा? नहीं समझे? ये एलआरआर कौन डिसाइड करता है? तो एलआरआर कितना परसेंट है? 200 रुपया अलग रख दिया गया है एज एलआरआर। ये 200 रुपया में से एक बक्सा का नाम है, एक बक्सा का नाम है जो मैं अपने पास रखूं, जो आरबीआई के पास। दैट्स व्हाई आरबीआई एक्ट्स एज अ। अब बोलो पूरा बैच सैटिस्फाई हो जाइए आराम से। एक बात बोलिएगा, ये बैंक के पास डिपॉजिट में कितना रुपया है? कितना रुपया रखा? 200। कितना लोन दे दिया? अब बाजार में अफवाह फैल गया कि ये बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जा रहे हैं, तो जितना लोग पैसा डिपॉजिट किया तो सबको अचानक से रुपया मांगने आ जाएगा। इस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक के पास तो रुपया नहीं है क्योंकि तो लोन दे के रखा हुआ है। तो वो पहले एक कमर्शियल बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक के पास जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा ज्ञान है। जब एक कमर्शियल बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस मनी को बोलते हैं कॉल मनी। क्या मनी बोलता है? कॉल मनी। तो कॉमर्स स्टूडेंट आपको चाहिए, आपका सिलेबस में ये बीएसटी में है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है ये आपको नहीं चाहिए, पर ये आप सुनिए क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है अगर आप इकोनॉमिक्स फ्यूचर में पढ़ोगे कोई भी लेवल पे। तो अगर एक कमर्शियल बैंक को मनी का जरूरत है बिकॉज द कमर्शियल बैंक इज फेसिंग व्हाट? फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो पहले आरबीआई के पास नहीं जाता, पहले किसके पास जाता? दूसरा कमर्शियल बैंक के पास। और अगर वो दूसरा कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है उस मनी को क्या मनी बोलते? क्लियर? और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अरे कोई फ्री में थोड़ी रुपया देगा, क्या चार्ज करेगा? और उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं कॉल रेट। क्या रेट बोलता है? कॉल रेट। और अगर एक कमर्शियल बैंक, मान लो यस बैंक हैड अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वो किसके पास जाएगा? एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी पैसा लेने के लिए। पर अगर इन लोग से पैसा नहीं मिला तब वो किसके पास जाएगा? बिकॉज आरबीआई एक्ट्स एज द, तभी तो इसका नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कहीं से भी अगर कमर्शियल बैंक का पैसा का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो वो किसके पास चला जाएगा? तो व्हेनेवर कमर्शियल बैंक फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, उन लोग किसको अप्रोच करता है? आरबीआई। एंड आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या ये क्लियर है क्या? अभी बात समझिएगा, जो कमर्शियल बैंक है उन लोग इस डिपॉजिट्स को क्या दे देते हैं? लोन। और अगर इनका ये लोन कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? लोन कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स मनी जो उसने लोन में दिया है। ये बात जब बाजार में फैल जाता है देन द बैंक गोज थ्रू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। समझ में आया? तब ऑल ऑफ अ सडन लॉट ऑफ पीपल वांट टू विड्रॉ द मनी। तो इस केस के अंदर बैंक्स क्या प्रॉब्लम में आ गया? फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गया, क्योंकि बहुत लोग बोले हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो, पर उनका पैसा तो लोगों के पास अटका हुआ है जिनको वो क्या देके रखा था? लोन। अब श्योर है? या वापस बोले? इस केस में ये कमर्शियल बैंक पहले किसके पास जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन। आप आंसर करेगा तो दैट शैल बी ग्रेट। दूसरा कमर्शियल बैंक के पास। पर अगर उसको वहां से भी पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है। ये इसका लास्ट ऑप्शन है। दैट इज व्हाई आरबीआई एक्ट्स एज। क्या ये क्लियर है? जब आपको पैसा का डिफिकल्टी होता है तो आप पहले तो अपना सेविंग वेविंग निकालते हैं,
उसके बाद भी अगर डिफिकल्टी होता है, आप जान पहचान वाले लोग से पैसा उधार मिलेगी काम चलाते हैं, फिर भी डिफिकल्टी होता है तो आप बैंक के पास जाते हैं, बिकॉज बैंक से लोन लेने में काफी प्रोसीजर्स है। तो कमर्शियल बैंक भी अपना दोस्त लोग के पास जा रहा है जो उसका दूसरा कमर्शियल बैंक से, पर अगर वहां से भी पैसा नहीं आ रहा है तब वो दिक्कत में, तब वो किसके पास जाएगा? एंड द आरबीआई विल एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द। एक बार फंक्शन वाला पॉइंट वापस बोलता है, बोलिएगा मेरे साथ। जो रिलेशनशिप बैंक का पब्लिक के साथ है वो सेम रिलेशनशिप आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ। इसे क्या बोलते हैं? अब पब्लिक लोगों ने रुपया डिपॉजिट किया, कितना? 1000 का एक पोर्शन आपको कंपल्सरीली अलग रखना है, उसे क्या बोलते हैं? जो एलआरआर का पोर्शन अपने पास रखते हैं और जो आरबीआई के पास। दैट्स व्हाई आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश। Now since you are giving a lot of money out in your form of loan, जितना फिजिकली कैश में सारा तो आप लोन दे रहे हो, क्योंकि आप उसी को तो रुपया बार बार घुमा रहे हो। In that event, if you faces a financial difficulty, you face a तो आप पहले बाजू वाला कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, और अगर वो रुपया दे देता है उधार में, उसे बोलते हैं कॉल मनी, और वो फ्री में नहीं देगा, वो क्या चार्ज करेगा? ब्याज। उस इंटरेस्ट को बोलता है कॉल रेट। ये हमारे सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं है। पर मान लीजिए दूसरा कमर्शियल बैंक ने भी रुपया नहीं दिया, तब आप किसके पास जाए? आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या यहां तक क्लियर? तो अब ये कमर्शियल बैंक विल बोरो मनी फ्रॉम, अगर आप ये बता सकते, कोई आंसर नहीं कर रहा आप लोग, तो आरबीआई विल चार्ज। क्या ये क्लियर है? अब ये जो बोरो मनी कर रहा है मेरा भाई, यहाँ पे दो चीजें हो जाएगी। या तो यू विल बोरो द मनी फॉर शॉर्ट टर्म और यू विल बोरो द मनी फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, हमको पता, समझ गया, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ सकता है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर वो आरबीआई से बोरो करता है मनी फॉर शॉर्ट टर्म, तो आरबीआई क्या चार्ज करेगा इसमें? सुनाई नहीं दिया? क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। तो व्हेन अ कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, अब हम पूरा स्टोरी बना के दे दिया है। कमर्शियल बैंक इज फेसिंग अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, वो बाजू वाला कमर्शियल बैंक के पास गया, उससे उसको रुपया नहीं मिला है, तो वो अब किससे बोरो करेगा? बिकॉज आरबीआई एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आप अगर अपना कमर्शियल बैंक से, आप पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है, कमर्शियल बैंक क्या चार्ज करते हैं? फिर नहीं बोल पा रहे। तो सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक अपना बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? जब वो उससे पैसा बोरो करेगा तो आरबीआई क्या चार्ज करेगा? अगर आपने पैसा बोरो किया है फॉर शॉर्ट टर्म, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? एंड व्हेन यू बोरो मनी फॉर लॉन्ग टर्म, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है इसे हम बोलते हैं राइट। क्लियर है यहां तक? तो रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट इज द रेट at which the commercial bank borrows money from the central bank to meet their short term requirement. Bank rate is the rate at which the commercial bank borrows money from the central bank to meet their long term requirement. क्या यहां तक क्लियर है? अब इस रेपो का एक फुल फॉर्म है। तो रेपो बेसिकली इज द शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। इज दिस क्लियर? तो मेरा बात ध्यान से सुनना। ये कमर्शियल बैंक है, ये क्या है? कमर्शियल बैंक। ये है आरबीआई। इज दिस ओके? आरबीआई से इसने पैसा क्या किया है? बोरो। पर आरबीआई जब ये पैसा बोरो करेगा ना, इसके बदले दिस कमर्शियल बैंक विल हैव टू गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विल हैव टू गिव। तो क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बहुत सेफ होता है ना, गवर्नमेंट कहाँ से, गवर्नमेंट तो रुपए दे देगा यार।
क्या ये क्लियर है? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी का एक नाम जो हमारे इकोनॉमिक सिलेबस में है, दैट इज एनएससी, नेशनल सेविंग। तो कमर्शियल बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है किसको? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक फेस वैल्यू है 100 रुपये। मतलब ये सिक्योरिटी, हर एक सिक्योरिटी कितना रुपया का? तो मतलब कमर्शियल बैंक ने अपना सिक्योरिटी दे दिया है, मान लीजिए बेच दिया है, किसको? कितना का? 100। क्या यहाँ तक क्लियर है? वापस बोले, समझ में आ गया? अब इसके बदले आरबीआई पैसा बोरो कर, इसके बदले कमर्शियल बैंक पैसा बोरो करेगा। तो आरबीआई ने दे दिया 95। नहीं समझा? मैंने अपना सिक्योरिटी दे दिया, किसको दे दिया? फिर आंसर नहीं आया। सिक्योरिटी का फेस वैल्यू सही है। उस 100 के बदले मेरे को क्या मिल गया? 95 रुपीज। तो मैंने सिक्योरिटी बेचा है एट अ डिस्काउंट। मैंने सिक्योरिटी बेचा है, किसने बेचा है? कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को सिक्योरिटी बेचा है 100 का 95। क्या ये क्लियर है? अब आफ्टर कपल ऑफ डेज, 3-4 दिन बाद, ये जो कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई को रीपे कर देगा, पता है कितना रुपया? और वो सिक्योरिटीज वापस से रीपरचेज कर लेगा। समझा? तो इन शॉर्ट आरबीआई ने पूरा में कितना रुपया कमा लिया? यस या नो? ऑब्वियसली मैंने तो 5 रुपए का एग्जांपल लिया, ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा यार। और ये 5 रुपया इज द बैंक रेट में। ऐसा नहीं होता, बैंक रेट में नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज होता है, पर रेपो रेट में ही होता है। दैट इज व्हेयर रेपो का फुल फॉर्म इज रीपरचेज। You sell the government security and then you repurchase it back at its original value. So you sell it at discount and you repurchase it at the full value. And the gap is the interest. People don't understand this. Are you able to understand? So there are two phases. Security बेचना 100 का कितना मिला? तो कमर्शियल बैंक के पास रुपया आ गया और उनका सिक्योरिटी चला गया किसके पास? फिर वो जाके वापस से सिक्योरिटी को क्या कर लेगा? सुना नहीं दिया? कितना रुपया देके? 100। तो आरबीआई ने दिया 95 का, आया कितना? तो उसने कितना कमा लिया? This 5 rupees is called as the repo. That is the repo का full form is repurchase. हाँ, तभी तो वो 195 का परसेंटेज ही है बेसिकली। नहीं, नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? प्लीज आंसर कीजिए। तो जो रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ है, वो सेम रिलेशनशिप आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है। इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक। पब्लिक का कितना रुपया डिपॉजिट हुआ है? 1000 का मिनिमम फ्रैक्शन लीगली कंपलसरी अलग रखना, कॉल्ड एज एलआर। कितना परसेंट? तो मैं 200 रुपया अलग रखा है, 200 में से एक पोर्शन में अपने पास रखूंगा और एक पोर्शन में आरबीआई के पास रखूंगा। दैट इज आरबीआई एक्सेस ऑफ। हो गया क्लियर? 100%। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो आरबीआई एक्सेस ऑफ। अब मैंने तो डिपॉजिट से लोन देने लग गया। अब डिपॉजिट तो वही डिपॉजिट घूम घूम के आते रहता है, जितना फिजिकल कैश नहीं है। अगर बैंक में ये अफवाह फैल गया है पब्लिक में कि बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आया, तो बहुत सारे लोग विड्रॉ करने आ जाएगा और उतना फिजिकल कैश तो मेरे पास है ही नहीं। तो आई फेस अ फाइनेंशियल, तो मैं बाजू वाला कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा पैसा बोरो करने के लिए, वो मना कर दिया। तब मैं किसके पास जाऊंगा? तो आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ। ऑब्वियसली आरबीआई मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं, वो हम पे क्या चार्ज करेगा? अगर शॉर्ट टर्म पे है तो, लॉन्ग टर्म है तो। ये रहा वो टॉपिक, रेपो रेट एंड। क्या ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? क्या आप रेपो रेट का एक बार डेफिनेशन बोलना चाहोगे? Repo rate is the rate at which the commercial banks borrow money from the central bank to meet their short-term requirement. Bank rate is the rate at which the commercial bank borrow money from the central bank to meet their long-term requirements. अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होता है? दिस इज इक्विलिब्रियम, यस या नो? पर ऐसा दो केस पॉसिबल है। When your aggregate demand is aggregate supply से ज्यादा, आपका प्राइसेस
क्लियर है? और प्राइस बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, ये भी सबको समझ में आ गया। तो प्राइसेस बढ़ने को अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारा इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू व्हाट, तो एडी इज ग्रेटर देन ए, इस इकोनॉमी में प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने को बोलता है इन्फ्लेशन। 100%। तो इस सिचुएशन का वन ऑफ द मेन रीजन इज कि डिमांड इज मोर देन, और डिमांड सप्लाई से ज्यादा तब होता है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है। मतलब मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को कम करना है। क्लियर है? और इसके लिए दो पॉलिसीज अवेलेबल है। गवर्नमेंट का पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग, और आरबीआई का पॉलिसी। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये। तो आरबीआई क्या कर सकता है हमें ये बताना है। क्लियर है? तो अभी लोगों का पैसा बढ़ाना है या गिराना है? लोगों का ज्यादा पैसा हो गया, तो अब आगे लोगों को ज्यादा पैसा देना है या कम पैसा देना है? नहीं सुनाई दिया? क्लियर है ना? पक्का? और सुनिएगा, आरबीआई जो सबसे इजीली कर लेता है, आरबीआई जो सबसे इजीली कर लेता है, वो रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? अब एक चीज समझ लीजिए, आप बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हो, आरबीआई कट्स डाउन द रेट, दे आर नॉट मेंशनिंग व्हाट रेट, इट्स ऑलवेज इंप्लाइड टू बी रेपो, इट्स नॉट बैंक। क्योंकि जो ये सब पॉलिसीज है ना, आरबीआई का शॉर्ट टर्म वाला ही होता है। तो शॉर्ट टर्म में बैंक को करके क्या फायदा होगा, किसको करके फायदा होगा? रेपो। तो ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द इकोनॉमिक्स बुक हैज दिस क्वेश्चन, आरबीआई कट्स डाउन द रेट, व्हाट डू यू इंप्लाई बाय दिस? तो रेपो रेट कम हो गया है, नहीं समझा गया? आरबीआई हैज इंक्रीज द रेट, फिर आप बोल नहीं रहे, बहुत बढ़िया। अभी रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया। आरबीआई ने क्या कर दिया? रेपो रेट बढ़ाने से बता देते क्या होगा। अगर मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया, आप लोग ध्यान दोगे तो पूरा समझ आएगा। मैंने रेपो रेट को क्या कर दिया? तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक किससे पैसा बोरो करता है? अब वो शॉर्ट टर्म में किस रेट पे बोरो करता है? वो दाम बढ़ा दी, तो कमर्शियल बैंक को ये, अब कमर्शियल बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का रेट बढ़ गया। नहीं समझा आप लोग? तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का रेट हैज, किसके लिए? अब आंसर नहीं कर पा रहा है, क्या ये क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है, किसको लेंडिंग इंटरेस्ट रेट? पब्लिक को, वो भी क्या हो जाएगा? ये बहुत कॉमन सेंस चीज है। जहां से मैं पैसा लेता हूं, अगर वहां महंगा मिले तो मैं आगे भी महंगा में ही दूंगा। मेरा बाप रेट बढ़ा के रखा है, तो हम भी आगे रेट बढ़ा के देगा ना मेरा भाई। तो कम आरबीआई ने क्या किया? अब बोल नहीं पा रहे, रेपो रेट बढ़ा दिया, तो मैंने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो आप लोग जो पब्लिक हो, में से पैसा बोरो करते हो, तो सस्ता दाम पे मिल रहा है, ज्यादा दाम? क्लियर हो गया होगा? 100%। अब आप लोग ज्यादा बोरो करोगे या कम बोरो? यू विल बोरो लेस, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई गिर जाएगा, क्योंकि आपको करना ये था। अब ये रेपो की जगह मैं इस रेट को चेंज कर दूंगा किससे? तो आपको बैंक रेट भी क्या करना है? व्हाट इज रेपो रेट? This is the commercial bank borrows money from the central bank for short term requirement. अगर रेपो रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिकली लेंडिंग रेट बढ़ा देगा, तो पब्लिक ज्यादा बोरो करेगा, कम? तो पब्लिक का ज्यादा पैसा है, कम पैसा? इन्फ्लेशन कंट्रोल। उल्टा घुमा के पूछे, डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब डिमांड मोर देन सप्लाई या लेस देन सप्लाई? ये सोचना ही पड़ेगा। डिमांड, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कम पैसा, तो लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, तो कमर्शियल बैंक को रेट कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग ज्यादा बोरो करें। अगर कमर्शियल बैंक को रेट गिराना है तो किसी और को भी रेट गिराना, तो आरबीआई जब रेपो रेट और बैंक रेट को क्या करेगा? समझ में आया? यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली इस रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर। अब मैंने पूरा बता दिया। अरे श्योर, एक चीज और बता सकते, और वो पूरा कंप्लीट हो सकता है अभी, ये वाला
CRR एंड तो जितना भी डिपॉजिट आता है उसका मिनिमम फ्रैक्शन मेरे को लीगली कंपलसरी अलग रखना, जो अपने पास रखता हूँ, जो आरबीआई के पास। अब आरबीआई CRR SLR बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? CRR SLR बढ़ाना मतलब LRR बढ़ाना। LRR 20% से 25% हो गया। मेरे पास कितना रुपया आया है? 1000 में से कितना अलग रखना पड़ेगा? सुना नहीं दिया? कितना बच गया? तो मैं लोन कितना दे सकता? लोन ज्यादा या कम? मनी सप्लाई कम। मतलब अगर आप रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, CRR SLR बढ़ा दिया, मनी सप्लाई कब कम करना होता है? जब इकोनॉमी के अंदर क्या है, ये उन लोग की सोच पाएगा जो कंसेप्चुअली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि रटने लायक चीज थोड़ी है कोई। एक बार सोच लो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, योर AD इज लेस देन AS, प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? अब एग्जाम में पूरा केस स्टडी को आराम से पढ़ के स्टडी करके फिर लिखेगा, पूरा मेरे से सोचेगा, हड़बड़ी मत करना। प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? गिरने को क्या बोलते हैं? भालो। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है कम? मनी सप्लाई बढ़ा देना। तो बैंक रेट, रेपो रेट, CRR SLR तीनों गिरा दो। जब रेपो रेट गिरेगा तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ता हो गया, तो मैं आगे भी सस्ता दे दूंगा। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो लोग ज्यादा लोन लेगा, तो ज्यादा लोन लेगा तो पैसा आ गया बैंक इकोनॉमी में। CRR SLR 20% से 10% हो गया, तो मैं 200 अलग रखता था, अब कितना अलग रखूंगा? 100। तो कितना लोन में दूंगा? तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा जा रहा है। कंफ्यूज है यार? डाउट है तो पूछो प्लीज हमसे। अगर हम CRR SLR कम करते हैं, ये सबसे नेचुरल चीज है भाई, हम क्या कम कर रहे हैं? आप लोग मैच नहीं समझ पा रहे। ये 1000 है, ये LRR 20% है, तो मेरे को कितना अलग रखना पड़ रहा है? तो पब्लिक को कितना रुपया दे? पब्लिक के पास जो रुपया होता है उसी मनी सप्लाई बोलते हैं। तो अभी मनी सप्लाई कितना है? अब मैं ये LRR बढ़ा के 25% कर दूंगा, तो कितना अलग? तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई में कितना गया? तो इसके LRR बढ़ाने के कारण मनी सप्लाई नहीं समझा अभी भी? अरे 800 से 750 हो गया है। अब LRR बढ़ाना इज एज गुड एज CRR SLR बढ़ाना, क्योंकि LRR का 2 बच्चा का नाम क्या है? अब क्लियर है? मतलब जब LRR बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है या गिरता है? बैंक रेट बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ता है। अब कॉमन सेंस लगा लो भाई, रेपो रेट, बैंक रेट इज द रेट जिससे मैं सेंट्रल बैंक से लोन लेता हूँ। अगर वो महंगा मेरे को लोन दे रहा है तो मैं आगे भी महंगा ही दूंगा। तो आप ज्यादा लोन लोगे या कम लोगे? तो मनी सप्लाई कम होगी। लास्ट क्वेश्चन टू रैप अप द सेशन। Our country is experiencing inflation. सोच लीजिए आराम से, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? डिमांड मोर देन सप्लाई या लेस देन सप्लाई? पैसा ज्यादा है या कम? ये चलता है क्या? अभी भी नहीं समझ आ रहा है? डिमांड मोर देन सप्लाई, प्राइसेस बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलता है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, मतलब यू आर विलिंग टू स्पेंड मोर देन व्हाट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। व्हेन आर यू विलिंग टू स्पेंड मोर? जब आपके पास ज्यादा पैसा है। और आपका पैसा को क्या बोलता है? जब मनी सप्लाई इज हायर। तो 2 पॉलिसी का जरूरत है, फिस्कल और मॉनेटरी। आरबीआई का पॉलिसी का, आरबीआई क्या क्या कर सकता है? रेपो रेट बढ़ा सकता है, बैंक रेट बढ़ा सकता है, CRR SLR बढ़ा सकता है। ये तीनों सिचुएशन में अगर रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ गया तो मेरे को महंगा लोन मिलेगा, मैं आगे महंगा दूंगा मनी सप्लाई का, क्योंकि तुम कम बोरो करेगा। CRR SLR बढ़ा दिया तो भाई ज्यादा रुपया रिजर्व में रखना पड़ेगा, लोन कम दूंगा। श्योर है क्या? ये पूरा पॉइंट अब खत्म हो चुका है। मैंने 2 क्लास लेके यही समझाया है, लर्न भी करवा दिया है। याद रहेगा? पक्का? क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास चाहता हूं बैंकर टू द गवर्नमेंट और OMO करवा दूं। समझ में आया मैंने क्या बोला है? उसके बाद 3 सुपरफिशियल पॉइंट्स है, टाइम पास वाला पॉइंट्स, जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा, हिंदी इंग्लिश टाइप बेसिक पॉइंट्स। जैसे ये करेंसी अथॉरिटी के अंदर 5 एडवांटेजेस लिख के दे दिए कि आरबीआई के पास सोल पावर है करेंसी प्रिंट करने का, इसका फायदा क्या क्या? अभी तो रटने वाला 5 पॉइंट है, क्या समझाएगा इसमें? आई होप दिस इज क्लियर। ये समझाने वाला पार्ट था जो हम इतना देर से यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 2 क्लास हो चुका है।
नेक्स्ट क्लास पहला 15 मिनट यही पढ़ाएगा, प्लीज ये पक्का कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे ओएमओ में जा ही नहीं सकता। क्लियर है? ओएमओ इज सेंटा क्लॉज, ओएमओ इज, तो मैं सेंटा क्लॉज सोच के पढ़ाता हूँ ओएमओ। आई होप दिस इज क्लियर। ओएमओ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है नॉर्मली एज कम्पेयर टू अदर थिंग, पर ओएमओ पढ़ाने से पहले मेरे को बैंकर टू द गवर्नमेंट पढ़ाना। क्लियर है? लेकिन पहले मैं चेक करूंगा कि आपको ये सारा पॉइंट्स आ गया। अगर आया तो मैं ओएमओ पढ़ाऊंगा, ये नहीं आया तो मैं बचा हुआ चिंदी पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। एक लास्ट चीज जैसे बोल देता हूँ, इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, लोगों के ज्यादा पैसा है कम पैसा है, आरबीआई को कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना है पैसा देने से, समझ गया? तो बाप है, धमकी वमकी दे देगा, बोलेगा बात सुन लो भाई, लाइन में रहो, फिर भी नहीं सुना तो और प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन बकवास सा पॉइंट है, नहीं समझा? अरे आपको, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं घर पे, तो आपका बाप इज्जत से समझा रहे हैं कोविड का टाइम में थोड़ा समझो, बी डिसिप्लिन, थोड़ा कम खर्चा करो, ये हुआ परसुएशन। परसुएड कर रहा है आपको, इज्जत से समझा रहे हैं, आप अपना जात से सुधरा कर चले जा रहे 2-3 महीने से। एक दिन बाप को गुस्सा आया और उस दिन घर पे हंगामा, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो सेंट्रल बैंक रोज कमर्शियल बैंक को फोन करता है, बोलता है देखो भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। ऐसे हर जैसा लोगों को भी लोन मत दो, थोड़ा कम लोन दो ना, कंट्रोल में रहो ना, ऐसे प्यार से समझाया जा रहा है। वहां एक्सिस बैंक लोग मीटिंग कर रहे हैं, आरबीआई फोकट का आदमी है, छोड़ ना रहे, फिर एक दिन माथा ढनकेगा, पूरा पावर लगाएगा अपना और सबको ट्रैक पे ले आएगा। मॉरल सुएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर, कॉम्बिनेशन ऑफ, आप लोग इसका जीता था एग्जांपल है। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा दिन इज्जत से समझा रहा था कि ऐसे पढ़ लीजिए वैसे पढ़ लीजिए, नहीं समझा। फिर एक हफ्ता ऐसा हुआ है, इको वाला बैच में नहीं हुआ, एक हफ्ता ऐसा हुआ है अकाउंट्स में जब 3 दिन मार पड़ा है तुम लोग को। मार मतलब इतना गाली सुना तुम लोग शायद ही सुना होगा पूरा 1.5 साल में। उसके तुम लोग देखो पूरा ट्रैक में सब टाइम पे आता है और सबका होमवर्क हुआ हुआ है, जितना देर बैठने बोलता है उतना देर बैठता है, जो बोलता है वो कर रहा है। तो पहले हम परसुएड किया था, लोग को समझ नहीं आया, फिर हम डाला प्रेशर, ठीक है, सबका जात सुधर गया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। दुर्गा पूजा छुट्टी चाहिए तो पहले हम परसुएड करेगा, नहीं बच्चा पढ़ लो, नहीं समझेगा, ये परसुएशन था, बच्चा पढ़ लो, भाई बोल रहा है नहीं समझेगा, हम माँ बहन से समझाएगा, दिस इज प्रेशर। क्लियर है ना? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर विच द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। बेकार सा पॉइंट था तो बेकार जैसे बता के समझा दिया। क्या है वो पॉइंट का नाम? मॉरल सुएशन। क्लियर है ना? तो भाई अब अगर हम वैसे बोले तो मॉरल सुएशन हो गया, यही है कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड। आप मेरा एग्जांपल सोच लो, क्या है? क्लियर है? और आप लोगों को तो याद रहेगा 3 बार सुना है आप लोग अच्छा से, है ना? 1-2 बार तो लोग रोया भी, हमको सुनने में आया है, ठीक है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। क्या ये क्लियर है ना कृतिका? ठीक है ना? नहीं रोया तुम? शिट मैन, दुर्गा पूजा के टाइम में मिलता है तो जरूर थोड़ी कि खाली होमवर्क। तुमको एमसीक्यू दिया, एमसीक्यू चाहिए, फिर तुम बोलेगा थक गया करते करते, आई नीड लंच ब्रेक, ठीक है? क्लियर है? तो मॉरल सुएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाई ऑन द, बढ़िया लग रहा है? वो इंस्ट्रक्शन देता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन दो, कीप देम एज प्रायोरिटी, ये इंडस्ट्रियल वाला लोग को मत दो। पहले परसुएड किया, नहीं समझा तो प्रेशर डालेगा, लॉ बना देगा, बाप है ना? अरे क्लियर है? तुमको रोज बोलते घर टाइम पे आ, नहीं आ रहा है, ये परसुएशन था। फिर एक दिन दिमाग खराब हो गया, प्रेशर डाल दिया, बोला 9 बजे आएगा, नहीं तो गया घर से बात, समझ गया ना? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मॉरल सुएशन। तो अपना क्या क्या हो गया एक बार बताइएगा। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के अंदर 2 हो गए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और याद रखना हम अभी तक पूरा लिखवाया भी नहीं है, मतलब मेरा क्लासेस खत्म नहीं हुआ, आपको ऊपर से तो लर्न हो गया होगा कम से कम। नेक्स्ट क्लास तक आई विल एक्सपेक्ट कि आपको ये पूरा पार्ट ऑफ थॉरो हो जाए। एक चीज बोलते हुए जाइएगा और हैव अ गुड नाइट। उसके बाद इकोनॉमी डिफ्लेशन में है, जब तक ये स्पीड नहीं होगा ना, आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा इसका इंपॉर्टेंस, केस स्टडी में आपको रियलाइज होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का केस स्टडी कैसा है हम बता रहे हैं, वो न्यूज लाइन का एक आर्टिकल प्रिंट करके दे देगा इकोनॉमिक टाइम्स का, बस फिर उसमें तो मावन हो जाएगा, हम लोग को कहाँ समझ आता है इससे। तो मैं तो बोल रहा था कि स्टडी कर लो, नहीं करना है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है संदीप का 4 लाइन बस वही पढ़ना है, तो पढ़ लीजिएगा, वहां से पेपर नहीं बनेगा, ये हम बता देते हैं आपको। और एग्जाम आइडिया का बुक है वो तो बनेगा नहीं, हमसे पढ़ा जाएगा नहीं, जाता नहीं है मेरा तो बेटर है सुनिए जो हम क्लासेस में बोल रहे हैं। केस स्टडी कंप्लीटली गिवन टू यू, उस केस स्टडी में न्यूज़पेपर का हेडलाइंस चल रहे वाला है,
कि during COVID times the demand has been continuously falling, the consumption pattern has been on a decline, leading to a fall in the prices, causing the economy to go through, which later on takes the form of recession, which later on takes the form of समझ आ गया यहाँ तक? डिफ्लेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ, क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर ये रिसेशन बहुत टाइम तक चलता है देन योर इकोनॉमी गोस टू डिप्रेशन, पर डिप्रेशन तक गया नहीं है, बच गया। ग्रेट डिप्रेशन वो काफी था 1930s वाला, तो अभी हम लोग का इकोनॉमी क्या चीज में था? डिफ्लेशन। क्या हो गया था डिफ्लेशन के कारण? रिसेशन। ठीक है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई या लेस देन सप्लाई? लेस देन सप्लाई। लोगों के ज्यादा पैसा है या कम पैसा? क्लियर है? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा, वो आपसे पूछेगा वो रेपो रेट को क्या करेगा। क्लियर है? अगर रेपो रेट कम करेगा तो कमर्शियल बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट, तो लोग ज्यादा बोरो करेगा एट चीपर इंटरेस्ट रेट। जब ये मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है ना, देन योर इकोनॉमी गोज टू डिप्रेशन, क्योंकि लोग पैसा अगर बोरो नहीं कर रहे, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट बोरोइंग मनी, यू आर नॉट गोना इन्वेस्ट इनटू द इकोनॉमी, एंड व्हेन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो जॉब क्रिएशन। अब नहीं समझ रहे? समझ आया मैं क्या बोलूं? इन्वेस्टमेंट के कारण जॉब क्रिएशन होता है। उसके लिए मोदी सरकार पूरा टाइम एक चीज चिल्लाया है, मेक इन इंडिया। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर विल बी मेक इन इंडिया? लोग बाहर का पैसा यहाँ लगाएगा, there will be investment in our country. When there is an investment, there will be a job creation. तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका इनकम, और जब इनकम बढ़ेगा तभी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन इज डिमांड। तभी तो आपका डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई, व्हिच इज अ गुड पोजीशन टू बी इन, जब तक आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते। क्लियर है पूरा बैच? नेक्स्ट क्लास यहीं से पिकअप करेगा। एक सेकेंड, हमको नेक्स्ट क्लास आंसर चाहिए, आप लोग ब्लैंक नहीं हो सकता है। होप आप लोग को याद रहेगा। थैंक यू। मेरा आप पे रिकॉर्डिंग शेयर किया हुआ है बैंकिंग फोल्डर के अंदर, ठीक है? ये सेकंड लेक्चर अपलोड कर देगा, मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड। थैंक यू।